आप देख रहे हैं उर्दू 6 टीवी चैनल। नाजरीन, आज के दौर में औलाद जैसी अनमोल नेमत से कई जोड़े महरूम हैं। बांझपन और इसकी वजूहात पर बहुत लोग तवज्जो नहीं देते। कोशिशों के बावजूद भी ये समझने से कासिर रहते हैं कि कोई मसला है। बांझपन की अलामात और बांझपन का सबब बनने वाले अवामिल की बाकायदगी से निगरानी करना ज़रूरी है। हेगड़े फर्टिलिटी हॉस्पिटल डॉक्टर वंदना हेगड़े एक ऐसे नाम है जो लावल जोड़ों के लिए उम्मीद की किरण है। IVF के ज़रिए कई जोड़ों को औलाद जैसी नेमत मिली है। डॉक्टर वंदना हेगड़े को मुख्तलिफ़ अवार्ड मौसूल हुए हैं। डॉक्टर वंदना ने 25,000 से ज़ायद कामयाब IVF किए हैं। डॉक्टर वंदना हेगड़े 18 साल का तजुर्बा रखती हैं। मीडिया के सामने डॉक्टर वंदना हेगड़े और उनकी टीम ने तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। डॉक्टर वंदना हेगड़े बात कर रही हूँ। मैं क्लिनिकल डायरेक्टर हेगड़े फर्टिलिटी हैदराबाद। Doctor, what are the advanced infertility treatments and technologies offers at Hegri Fertility Center? सो हेगड़े फर्टिलिटी सेंटर में हम एंड टू एंड पूरे तरह के ट्रीटमेंट देते हैं, चाहे वो नेचुरल प्रेगनेंसी हो या IUI ट्रीटमेंट हो। वी ट्राई मैक्सिमम पेशेंट्स को ये सिंपल ट्रीटमेंट से प्रेगनेंसी हो जाए, लेकिन काफ़ी सारे पेशेंट्स को आजकल देर इज़ अ नीड कि एडवांस ट्रीटमेंट्स के वजह से ही उनको बच्चे हो रहे हैं। अभी नाउ व्हाट आर दीज ट्रीटमेंट्स? अभी प्रॉब्लम आप देखोगे तो आजकल हम एक्स कम हो रहा है लड़कियों में, और मेन में भी स्पर्म काउंट कम हो रहा है, एंड काफ़ी सारे गायनेक कंडीशंस के प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा हो रहे हैं। सिमिलरली लाइक एंडोमेट्रोसिस, फाइब्रॉइड्स, फिर एंडोमेट्रियल पॉलिप्स। सो इसके वजह से दे नीड फ्यू ट्रीटमेंट्स टू इम्प्रूव द प्रेगनेंसी रेट्स। अभी जब एग्स और स्पर्म्स जब काउंट कम हो रहे हैं, उनको टाइम लाइन है कि ये टाइम के अंदर उनको प्रेगनेंसी हो जाए, तो उसके वजह से दे विल हैव टू ऑप्ट फॉर सर्टेन ट्रीटमेंट्स विच हेगड़े फर्टिलिटी प्रोवाइड्स। सो स्टार्टिंग विद IVF इज वन ऑफ द बेसिक, वो एक बेसिक ART ट्रीटमेंट है, जहाँ पे हम लड़की को इंजेक्शंस देते हैं जिससे उनको थोड़े ज़्यादा एग्स डेवलपमेंट करके फिर उसके एग्स को हम बाहर निकालते हैं। सो इट्स अ माइनर सर्जिकल प्रोसीजर जो एनेस्थीसिया दे के करते हैं, एंड फिर हम वो हस्बैंड का स्पर्म्स के साथ मिला के फिर लैब में जो एम्ब्रियो बनता है उसका कल्चर करते हैं। एक 3 to 5 डेज तक एम्ब्रियोज ग्रो होके जो अच्छे एम्ब्रियो से उसको सेलेक्ट करके लड़की के यूट्रस के अंदर डालते हैं। तो इसके वजह से उनको जो प्रेगनेंसी रेट्स है, जो नेचुरल या IUI ट्रीटमेंट्स में जो सक्सेस रेट है वो 5 to 10% है, बट IVF के वजह से उनका सक्सेस रेट जो है ऑलमोस्ट 50 to 70% तक इट गोस है। Now there are certain conditions जिनमें हस्बैंड का स्पर्म काउंट बहुत कम है, लाइक लेस देन 1 मिलियन, या मोटिलिटी भी काफ़ी कम रहता है, हार्डली 0% या 5% मोटिलिटी। एंड देर आर सर्टन मेन जिनका स्पर्म काउंट 0 भी रहता है, तो उनके लिए भी देर आर सर्टन प्रोसीजर्स। सो वन प्रोसीजर इज सर्जिकल स्पर्म रिट्रीवल, माने हम एक नीडल डाल के उनके स्पर्म्स डायरेक्टली हम टेस्टिस से निकालते हैं, क्योंकि वो इजैकुलेशन से बाहर नहीं आ रहा है। इट मे बी बिकॉज ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, या उनका ट्यूब्स कहीं पे ब्लॉक हो सकता है, तो वो हम स्पर्म्स को डायरेक्टली ले सकते हैं, और वो जो स्पर्म्स को हम निकालते हैं वो हम डायरेक्टली एग के अंदर इंजेक्ट करते हैं। दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड एज ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। और जो प्रोसीजर हम सर्जिकली हम स्पर्म्स को रिट्रीव करते हैं दैट इज कॉल्ड एज TSA। सो ये दोनों कंबाइन करके करते हैं, TSA एंड ICSI। सो इसके वजह से जिनका स्पर्म काउंट 0 हो उनको भी आज हम बच्चे दे सकते हैं, उनके खुद के बच्चे पैदा हो रहे हैं। एंड देर इज मोर एडवांस ट्रीटमेंट्स। अभी कभी कभी आप सुनते हो कि लोगों को अबॉर्शंस हो रहे हैं, या IVF भी कर लिया उनको अबॉर्शन हुआ। तो ये सब क्यों होता है? तो मैक्सिमम जो अबॉर्शंस होते हैं, वो जो एम्ब्रियो बनता है ना, वो यूट्रस में नहीं टिक रहा है, तो यूट्रस में वो 2nd, 3rd मंथ के अंदर वो चला जा रहा है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम ये एम्ब्रियोस में कभी कभी जेनेटिक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, DNA डिफेक्ट्स हो सकते हैं। तो इसके लिए भी आज एक एडवांस टेक्निक है जिससे हम पहले ही हम जान सकते हैं कि ये एम्ब्रियो जो हम अंदर रख रहे हैं IVF में वो अच्छा है या नहीं है। वो कैसे? ना जो एम्ब्रियो बनता है वो लैब में उसको हम थोड़ा बायोप्सी करते हैं, एक 4 to 5 सेल्स वैसा बायोप्सी करके हम एम्ब्रियोस को फ्रीजिंग में रख सकते हैं। तो हमारे लैब में क्रायो टैंक है जहाँ पे हम लिक्विड नाइट्रोजन डाल के एम्ब्रियोस को मेंटेन करते हैं, या हम 5-10 साल तक भी फ्रीजिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो एम्ब्रियोस का हमने बायोप्सी किया है, वो जो DNA है उसको हम सेपरेट करते हैं, वो जेनेटिक लैब में करते हैं। एंड ये जो DNA है उसको टेस्ट करेंगे कि ये करेक्ट नंबर्स पे है, एंड कोई DNA का प्रॉब्लम्स तो नहीं है, क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज एन्यूप्लॉइडी। तो इसमें जो नॉर्मल एम्ब्रियो है उसको हम यूप्लॉइड करते हैं।
तो यूप्लॉइड एम्ब्रियो है, नॉर्मल एम्ब्रियो को सेलेक्ट करेंगे, जो अबनॉर्मल है उसको फेंक देंगे बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू यूज, एंड जो अच्छा एम्ब्रियो है उसको डीएनए हेल्थी वगैरह कंफर्म करके उसको हम वापस गर्भ के अंदर डालते हैं। तो इससे क्या होगा, नॉट ओनली जो आईवीएफ का प्रेगनेंसी रेट है वो सक्सेस रेट आता है, उनका जो अबॉर्शन रेट है वो काफ़ी कम हो जाता है, एंड बच्चे का जेनेटिक प्रॉब्लम्स के साथ पैदा होने का रिस्क वो भी काफ़ी कम हो जाता है। तो दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द एंटायर टेक्निक जो हम बोलते हैं, वो टेक्निक जो है वो प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग फॉर अनइम्प्लॉयड, इट इज कॉल्ड एज PGTA। तो आज जो एडवांस ट्रीटमेंट्स है, जो IVF है, ICSI है, एम्ब्रियो फ्रीजिंग है, एंड PGT, TISA, and like that we have got advanced surgical sperm retrieval like microtesse, जिनका हम टीसा में भी जो स्पर्म्स नहीं आते हैं उनको हम माइक्रो सर्जरी के थ्रू, तो इट इज कॉल्ड माइक्रोटेसे, एंड देन वी डू द स्पर्म रिट्रीवल। तो बिकॉज ऑफ ऑल दिस जो हमारा प्रेगनेंसी रेट्स है आज वो काफ़ी हाई है। And verification systems are in place to ensure that the intent mother's eggs and the intent father's sperms are accurately identified and used during the IVF or surrogacy process. Yeah, so this is a very important question, and as a doctor, as a center head, as a Hegde fertility, so ये आई हैव सीन दैट इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी हम कोई ट्रीटमेंट करें, वो IVF हो या सरगसी हो या ICSI हो, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल वहाँ पे इज़ नॉट जस्ट IVF में एक बच्चा हो जाए, एक सक्सेस रेट दे दो, नहीं, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट जो भी हम एग और स्पर्म हम ले रहे हैं हमारे लैब में, वो कभी भी जानबूझ के तो कोई नहीं करेगा। व्हाट वी आर वरीड इज एक्सीडेंटली कोई भी एक मिक्सअप ना हो, दिस इज कॉल्ड एज गेमिट मिक्सअप, कि एक कपल का गेमिट दूसरे कपल के साथ मिक्सअप होके एक रॉन्ग DNA मिक्स होके एंड बच्चा का जो जेनेटिक्स है वो कपल के साथ मैच नहीं होता। सो दिस इज समथिंग दैट इज वेरी अनएक्सेप्टेबल, एंड ये एक डर जो है कपल्स में कि ये हो सकता है लैब में, नाउ दिस इज वेरी अनफाउंडेड, क्योंकि एटलीस्ट हमारे सेंटर पे जो हेग्डे फर्टिलिटी में जो हम प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक विटनेसिंग सिस्टम। नो मोस्ट ऑफ द सेंटर्स जो करते हैं वो मैनुअल विटनेसिंग सिस्टम है, माने वो मैनुअली जस्ट चेक करते हैं कि ये नाम, ये वाइफ का नाम है, ये हस्बैंड का नाम है, वो डिश में चेक करके एंड देन प्रोसीड विद द प्रोसेस। लेकिन इससे व्हाट आर द इश्यूज, कि कभी कभी पेशेंट्स का नाम भी इट कुड बी सिमिलर नेम्स कुड बी देयर, यस वी डू चेक द हॉस्पिटल का ID वगैरह, एंड कभी कभी काम इतना ज़्यादा रहता है लैब में, दे आर ऑल टेक्नीशियंस हु आर डूइंग द एम्ब्रियोलॉजी वर्क, तो उनको कभी कभी बिकॉज ऑफ द वर्क ओवरलोड दे कुड बी स्ट्रेस्ड, या समटाइम्स देयर कुड बी मिस्टेक, जो ह्यूमन एरर बोलते हैं ना, वो कभी कभी हो सकता है। तो ये सब अवॉइड करने के लिए द बेस्ट टेक्निक टू एंश्योर इज द इलेक्ट्रॉनिक विटनेसिंग सिस्टम। यहाँ पे हम जब भी एक कपल अपना IVF ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, वी गिव अ कार्ड, जो कार्ड एक वाइफ के नाम पे, एक हस्बैंड के नाम पे, जहाँ पे इंटरनली एक कोड है। तो जब भी वो अपना स्पर्म सैंपल दे रहे हैं लैब में, आवर सिस्टम इज अटैच टू दैट कार्ड। तो जही कहाँ और एक द मोमेंट ही गिव्स द सैंपल इन द लैब, जो भी वो कंटेनर है उसमें हम RFID टैग डाल देते हैं, तो वो टैग में वही नंबर है जो उनका कार्ड में है। तो जब भी ये कंटेनर मूव होता है लैब में, स्टार्टिंग फ्रॉम द कलेक्शन प्लेस टू द प्रोसेसिंग प्लेस, और जहाँ पे हम स्पर्म्स को चेक करते हैं पोस्ट प्रोसेस, हमेशा ये टैग रहता है। तो अगर हम देखे भी नहीं तो वी नो दैट ये पेशेंट का सैंपल है। तो एंड द टू कार्ड्स जो है हस्बैंड और वाइफ का कार्ड है वो लिंक्ड है। तो क्या होता है, जब भी हम फीमेल पेशेंट का भी जो एग्स लेते हैं, तो हर डिश में वो RFID के टैग्स रहते हैं, एंड हमारे लैब में हर स्टेशन में ये RFID का कार्ड रीडर है और ये टैग रीडर है। तो जहीं पे कहाँ पे सैंपल जाए तो हमें एक मॉनिटर है जहाँ पे दिख जाता है कि ये पेशेंट का सैंपल है, एंड जब हस्बैंड का स्पर्म आता है तो इलेक्ट्रॉनिकली ये चेक करता है कि ये यही पेशेंट का हस्बैंड है। तो व्हेन द सैंपल हम लेके आते हैं स्पर्म का, जो एक के पास लेके आते हैं, तो इंटरनली जो सिस्टम है वो चेक करेगा और उसको मैच करेगा। तो मैच किया तो वो ग्रीन सिग्नल देता है कि आप प्रोसेस आगे जा सकते हो, आप ICSI कर सकते हो, IVF कर सकते हो। वैसा अगर बाई चांस वो मैच नहीं हुआ, हमारा मॉनिटर में एक रेड सिग्नल आ जाता है, इट विल टेल इट इज नॉट मैच्ड, स्टॉप द प्रोसेस। तो हम प्रोसेस को स्टॉप कर सकते हैं, वी कैन गो बैक, चेक, रिकरेक्ट एंड कंटिन्यू द प्रोसेस। तो इसके वजह से हमारा it becomes very transparent, and we are maintaining a very strict protocol of ensuring gamete mix up ना हो। और अदर इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जब भी हम एम्ब्रियोज को रेडी करके ट्रांसफर के टाइम पे भी, तो क्या होता है, हम बार कोडिंग, जब भी एम्ब्रियोज अभी फ्रीजिंग के अंदर जा रहा है वहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिकली टैग कर देते हैं, ताकि जब भी हम निकाले फ्रीजिंग से, एम्ब्रियोज को हम फ्रीजिंग से निकालते हैं, वो हर स्ट्रॉ पे बार कोडेड टैग रहता है,
उस पर हम अगर वो स्कैनर डाल दिया तो हमारे सिस्टम में आ जाता है ये किसका एम्ब्रियो से अंदर। तो दिस इज द वे दैट इलेक्ट्रॉनिकली व्हेन वी डू इट, बिकॉज स्पेशली वेयर द वर्क लोड इज हाई एंड वेयर सिस्टम्स आर केप्ट फॉर पेशेंट सेंट्रिक, जहाँ पे हम पेशेंट के ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम वी आर डेफिनेटली इंश्योरिंग दैट ये कभी भी ना हो। दिस इज समथिंग लाइक अ गारंटी जो हम देते हैं एक्डे फर्टिलिटी के थ्रू, दैट दिस इज समथिंग दैट इज अनएक्सेप्टेबल एंड वी इंश्योर दैट एवरी प्रोसेस इज फॉलोड कि कोई तरफ से ये गमीट मिक्सअप ना हो हमारे लैब में। एंड आई थिंक पेशेंट शुड हैव दिस कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट टू टेक ट्रीटमेंट्स, बिकॉज आजकल आईवीएफ की जरूरत पड़ा है, ये मेडिकल इंडिकेशन है कि कभी कभी आईवीएफ के लिए जाना पड़ता है। एंड ये अननेसेसरी फियर आप माइंड में रख के अगर नहीं करोगे आईवीएफ ट्रीटमेंट, देन इट विल बी अ लॉस टू द कपल। एंड जो टाइमिंग है आईवीएफ में इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जितना लेट करोगे उतना लोअर सक्सेस रेट्स आएगा। तो आई वुड टेल कपल्स नॉट टू वरी सो मच अबाउट दिस and go ahead and take your treatment in a very safe, secure environment. Male fertility change with age. Are delay or late marriages a matter of concern of men? Yeah. सी हमेशा हम सोचते हैं कि जो बच्चे नहीं हो रहे वो हमेशा लड़कियों का प्रॉब्लम है, लेकिन आजकल काफ़ी सारे, मैं बोल सकती हूँ कि ऑलमोस्ट 50% ऑफ द फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स आजकल हम मेन में देख रहे हैं। एंड जो मेन में जो हम टेस्ट करते हैं उसको हम सेवन एनालिसिस करके बोलते हैं। एंड यूजुअली हमें जो एनालिसिस करते हैं उसमें हम तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स चेक करते हैं। एक तो स्पर्म का काउंट है, फिर स्पर्म का मोटिलिटी है, जो मूवमेंट है, एंड स्पर्म का मॉर्फोलॉजी, उसका मतलब स्पर्म का स्ट्रक्चर है, वो कैसा दिखता है, कितना नॉर्मल है। तो इसके लिए हमें कट ऑफ है। तो जब स्पर्म काउंट एटलीस्ट एक 15-16 मिलियन से ज़्यादा रहना है, मोटिलिटी 50% के ऊपर रहना है, मॉर्फोलॉजी 4% के ऊपर, जब भी ये कम होता है मोटिलिटी या काउंट या स्ट्रक्चर, तब हम अबनॉर्मल 7 पैरामीटर्स करके बोलते हैं। तो यूजुअली हम सोचते थे कि एज के साथ मेन को उतना अफेक्ट नहीं होते, क्योंकि काफ़ी सारे हमने देखा है कि लड़कियों को बच्चे नहीं होते आफ्टर 40-45 ईयर्स, बट मेन को वो हो जाने दो 50-60 फिर भी बच्चे होते थे। लेकिन आजकल जो हम देख रहे हैं कि मेन को भी अगर 35-40 ईयर्स के बाद अभी एक एडवांस टेस्ट आया है दैट इज कॉल्ड एज DFI, उसका मतलब है डीएनए फ्रैगमेंटेशन इंडेक्स। तो जो DFI जो है वो डीएनए का डैमेज दिखता है उसमें, तो दो काउंट मोटिलिटी भी कभी कभी अच्छा रह सकता है। वो DFI जो ज़्यादा हो रहा है, डैमेज ज़्यादा हो रहा है, उसके वजह से भी फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स इंक्रीज होते हैं कि बच्चे नहीं होते हैं, या बच्चे हुए तो भी अबॉर्शंस हो सकते हैं, या प्रेगनेंसी में कभी कभी जेनेटिक प्रॉब्लम्स आ सकते हैं बच्चे में, जिसके वजह से हम प्रेगनेंसी को निकाल देना पड़ता है 3rd मंथ या 5th मंथ में। तो बिकॉज ऑफ ऑल दिस आजकल हम काफ़ी सारे टेस्ट भी कर रहे हैं मेन को, एंड स्पर्म सॉर्टिंग टेक्निक्स यूज कर रहे हैं ताकि हम अच्छे स्पर्म्स को हम चूज करें। तो देर आर एडवांस टेक्निक्स जो है, अभी पहले जो हम स्पर्म को प्रोसेस करते हैं, इधर आप IUI करो या IVF करो, जो भी हस्बैंड सेमेन देते हैं लैब में, उसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन माने एक रोटेशन के थ्रू हम मोटाइल और इमोटाइल स्पर्म्स को सेपरेट करके यूज करते थे। लेकिन आजकल जो टेक्निक आया दैट इज कॉल्ड एज माइक्रोफ्लूइडिक्स, जो चिप्स आते हैं, उसमें हम नॉर्मल डीएनए और abnormal DNA स्पर्म्स को भी सेपरेट कर सकते हैं। एंड देयर इज अनदर टेक्निक कॉल्ड MAX, जो है मैग्नेटिक स्पर्म सॉर्टिंग टेक्निक। एंड दिस इज द टेक्निक वेयर हम मैग्नेट के वजह से वी कैन सेपरेट अपोप्टोटिक माने डैमेज स्पर्म्स को सेपरेट करके अच्छे स्पर्म्स हम इधर IUI या IVF ICSI में भी यूज कर सकते हैं। सो देर आर सर्टन मेन जिनका काउंट मोटिलिटी सब अच्छा है, लेकिन मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चरली अबनॉर्मल फॉर्म्स काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। उनको हम IVF में भी हम दे मे हैव बैड एम्ब्रियोस, जो लैब में बन रहे अच्छे एम्ब्रियोस नहीं बन रहे, उनके लिए वी हैव गॉट IMSI। उसका मतलब है कि हाई मैग्निफिकेशन के साथ हम ICSI कर रहे हैं। तो ये सब में जो मैग्निफिकेशन है वो ऑलमोस्ट 6000 टाइम्स है, जिसके वजह से हम स्पर्म को डिटेल देख सकते हैं, हेड कैसा है, बॉडी कैसा है, टेल कैसा है, और अच्छे स्पर्म मॉर्फोलॉजिकली अच्छे स्पर्म्स को हम सेलेक्ट करके एग्स के अंदर अगर इंजेक्ट किए तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन रेट भी ज़्यादा रहता है, अच्छे एम्ब्रियोस आने के चांसेस भी हायर रहता है। तो दिस विल ओवरऑल इम्प्रूव देयर सक्सेस रेट। बट येस, एट द एंड ऑफ द डे हम आजकल बहुत सारे इश्यूज देख रहे हैं मेन में। सो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है उनको, तो उनको भी काफ़ी लेट नहीं करना है बच्चे के लिए। तो देर आर काफ़ी पेशेंट्स अभी आ रहे 2nd 3rd चाइल्ड के लिए। अगर फर्स्ट चाइल्ड अगर लेट हो गया और 2nd चाइल्ड 3rd चाइल्ड के और लेट कर रहे हो, देन इट इज गोइंग टू बी क्वाइट डिवास्टेटिंग फॉर द कपल। तो जो भी है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आई वुड टेल मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्मोकिंग इज अ कंप्लीट नो। कभी स्मोकिंग इज टू बी अवॉइडेड कंप्लीटली बिकॉज काफ़ी सारा डैमेज इज बिकॉज ऑफ स्मोकिंग फॉर मेन। अल्कोहल इज नॉट वेरी बैड, बट येस वी ऑल्सो एडवाइज टू क्विट अल्कोहल इनटेक।
एंड नॉर्मल बॉडी वेट मेंटेन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हाई BMI जिनका वेट ज़्यादा रहता है उनको भी देयर इज़ लॉट ऑफ DNA डैमेज इन द स्पर्म्स, बिकॉज जो BMI के वजह से जो फैट कंटेंट आता है उसमें काफ़ी सारा इन्फ्लेमेशन आता है, एंड दैट कुड ऑल्सो डैमेज द स्पर्म्स. एंड डायबिटीज, काफ़ी सारे मेन आजकल अर्ली डायबिटीज हो रहा है. इवन आई एम सीइंग मेन एट 30-33 are all becoming early diabetic. So this is very important because that increases DNA damage, and it is very important to lead a stress-free life. And you have to have minimum adequate sleep. At least take 7 to 8 hours sleep is very important. वो भी night sleep, because we are seeing lot of men who are doing night shifts. उनको भी we are seeing lot of issues with the sperm count and motility. So avoid night shift, especially when you are planning pregnancy. Have adequate night sleep and have your food at the right time also. Yes, nutritious diet is also equally important. जो भी है balanced diet लेना है. We have to avoid a lot of junk food जो हम बोलते हैं ना, like caffeinated drinks, जो कोल्ड ड्रिंक्स है, जो बेकरी आइटम्स है, ये सब इट इज़ बेटर टू अवॉइड, वेदर इट इज़ पिज्ज़ा, नूडल्स, चाइनीज फूड, एंड स्टिक टू हेल्थी न्यूट्रिशियस डाइट प्लान, ईट एट रेगुलर इंटरवल्स. तो द फ्यू बेसिक थिंग्स, एंड वन इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज ऑफ द सेडेंटरी लाइफस्टाइल आजकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी भी कम हो रहा है, एंड विच इज ऑल्सो वी आर सीइंग इफेक्ट ऑन द स्पर्म पैरामीटर्स. So maintaining adequate physical activity, at least take 30 minutes daily for at least 5 days a week is important. And sunlight exposure, because काफ़ी सारे लोग आजकल सनलाइट भी नहीं देख रहे, वो बंद है ऑफिस के अंदर. एंड सनलाइट से जो आता है विटामिन D, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पर्म का फर्टिलिटी स्टेटस. सो विथ ऑल दिस men can also try to improve their sperm parameters naturally also. Thank you. What are the legal formalities that intending couple need to complete before they can begin the surrogacy process in India? ओके, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो लॉ आया है इंडिया में, एक तो ART एक्ट है 2021 का, एंड सरगसी एक्ट 2021. तो ये लीगल फ्रेमवर्क है जिसके अंदर डॉक्टर्स और पेशेंट्स दोनों को काम करना है. एंड पहले हम जानना है कि क्या सरोगसी ज़रूरी है. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. अभी सरोगसी किसको चाहिए. सी, एक तो देयर आर पेशेंट्स जिनका वो पैदा होते ही उनका यूट्रस नहीं है, तो यूट्रस एब्सेंट है, तो सिर्फ वो ओवरी के साथ पैदा होते हैं जिसमें एग्स है, लेकिन गर्भ नहीं है, वो कभी भी प्रेगनेंसी नहीं हो सकता उनको. दैट इज कॉल्ड एज मुलेरियन एजेनेसिस, MRKH सिंड्रोम. वैसे बच्चों को जिनका शादी होता है उनको हमेशा सरोगसी के ऊपर ही डिपेंड होना है. देन देर आर अदर कैटेगरी पेशेंट्स जिनका मेडिकल प्रॉब्लम्स है, हेल्थ प्रॉब्लम्स है, जिसके वजह से वो बच्चे कैरी नहीं कर सकते. इट कुड बी सर्टन सीवियर कार्डियक कंडीशंस, या किडनी का फेल हुआ है, क्रॉनिक किडनी फेलियर, या किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है. कई पेशेंट्स को भी हैव हैड पेशेंट्स विद रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज, जिनका लंग में इश्यूज है. सो व्हाट हैपेंस, ये मेडिकल कंडीशंस के वजह से दे कैन नॉट कैरी प्रेगनेंसी, तो उनको लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है अगर प्रेगनेंसी हो जाए. एंड देयर कुड बी अदर इश्यूज विद ब्लीडिंग, क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स, थ्रोम्बोफिलिया, स्ट्रोक हुआ था. सो बिकॉज ऑफ एनी सच थिंग्स अगर वो बच्चे को कैरी नहीं कर सकते, दे आर ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन सरगसी. Now the other category पेशेंट्स है जिनको प्रेगनेंसी काफ़ी बार हुआ है, लेकिन गर्भ वो कैरी नहीं कर सकते उनका गर्भ, तो वो 4 महीना 5वें महीने में उनको रिपीट प्रेगनेंसी लॉस हो रहा है. सो दैट इज कॉल्ड एज रिकरेंट अबॉर्शंस. या उन्होंने काफ़ी सारे IVF किए हैं, लेकिन उनके गर्भ में जो एम्ब्रियो हम डाल रहे हैं, वो एम्ब्रियो तो अच्छा है, लेकिन उनके गर्भ में वो चिपक नहीं रहा है. दैट इज कॉल्ड एज रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर या रिकरेंट IVF फेलियर. तो कभी कभी देयर कुड बी कंडीशंस लाइक ट्यूबरक्लोसिस, जो इंडिया में काफ़ी कॉमन है, वो गर्भ को लाइनिंग अफेक्ट कर देता है, तो उसके वजह से उनका वेरी थिन एंडोमेट्रियम आता है, उनका लाइनिंग अच्छा नहीं आता है, तो हमेशा ऐसे पेशेंट्स को भी कभी प्रेगनेंसी नहीं हो सकता है, तो उनको भी सरगसी के डिपेंडेंट. सो एज पर द इंडियन लॉ, हम सिर्फ इधर एब्सेंट यूट्रस, मेडिकल कंडीशंस वेयर अ गर्ल कैन नॉट कैरी प्रेगनेंसी, या रिकरेंट अबॉर्शंस और रिकरेंट IVF फेलियर्स, ये 3 कैटेगरी के अंदर अगर एक पेशेंट या कपल फिट होते हैं, उनको ही हम सरगसी कर सकते हैं. एंड इसके थ्रू दे शुड बी इंडियन सिटीजन्स, एंड उनका मैरिज इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वी कैन नॉट डू फॉर सिंगल मैन, वैसा वो दे कैन नॉट ऑप्ट फॉर सरगसी. तो ये फ्रेमवर्क है, एंड देयर आर लीगल प्रोसीजर्स जो हम फॉलो करना है. तो वंस दे आर फिट मेडिकली, एक फिट दे वी फील दैट उनको सरगसी की जरूरत है, हम डॉक्टर्स फर्टिलिटी सेंटर की वी गिव अ लेटर टू द सरगसी बोर्ड है, जो ART बोर्ड है इन द वो DMH ऑफिस में है. सो दे आर देयर टू लुक थ्रू द सरगसी प्रोसेस. तो पूरा प्रोसीजर उनके थ्रू ही जाना है. तो एक तो सरगसी का लाइसेंस रहना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज अ कपल. अगर आप लोग को सरगसी करना है, तो एक तो आप वो सेंटर चूज करना है जो सरगसी का लाइसेंस है उनके पास. वो कैसे पता चलेगा आपको, तो नेशनल ART रजिस्टर है,
जो आपको वेबसाइट है तो वहाँ पे पूरे रजिस्टर्ड क्लिनिक्स के नाम है, तो आप डायरेक्टली आप ही ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हैं क्या ये सेंटर सरेगसी का रजिस्ट्रेशन है। तो वंस यू हैव कंफर्म दैट यू कैन डायरेक्टली आस्क द क्लिनिक, और उनका लाइसेंस का एक्सपायरी आप डेट भी चेक कर सकते हो, डॉक्टर्स का लाइसेंस भी वहाँ पे दे बी ऑलरेडी पुट अप इन द क्लिनिक्स। तो ये सब जानने के बाद वंस द डॉक्टर गिव्स द सर्टिफिकेट कि ये मेडिकल इंडिकेशन है, यू टू गो बैक टू द डीएमएचओ। डीएमएचओ से हमें क्लियरेंस आना है, तो वो एक लेटर देते हैं कि ये पेशेंट को सरेगसी अलाउड है और ये इंडिकेशन के लिए, दैट इज कॉल्ड एज मेडिकल इंडिकेशन लेटर। उसके बाद वो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट देते हैं वो कपल को कि वो सरेगसी के थ्रू जा सकते हैं। उसके लिए दे चेक ऑल देयर आधार कार्ड एवरीथिंग एंड देन दे कैन सेलेक्ट द सरेगेट। जो सरेगेट है वो अल्ट्रुइस्टिक सरेगसी करना है, उसका मतलब है कि वो कमर्शियल सरेगसी नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स दे कैन नॉट पे, एक सरेगेट को आप पैसे देख के सरेगेट नहीं बना सकते हो, वो अल्ट्रुइस्टिक, वो आपके खुद वॉलंटरली शी हैज टू बिकम अ सरेगेट, कि वो बिकॉज शी इज प्रोबेबली फीलिंग हैज सम इमोशनल कनेक्ट विद द कपल, वो शी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ये कपल जो फेस कर रहे हैं, उसके वजह से वो हेल्प कर रही है, ओनली विद दैट इंटेंशन वो सरेगेट बन सकती है। एंड वो जो कपल सरेगेट को ले रहे वो उसके बेसिक नेसेसिटीज के लिए दे कैन पे, लाइक उसका स्टे आप पे कर सकते हो, उसका फूड के लिए अरेंज कर सकते हो, उसके पूरे मेडिसिन अरेंज करते हो और पूरे मेडिकल ट्रीटमेंट्स, और उसके लाइफ का भी इंश्योरेंस लेना है विच कवर्स फॉर एटलीस्ट 3 years आफ्टर डिलीवरी। तो ये सब के साथ हम सरेगेट को सेलेक्ट करते हैं। ये सरेगेट के लिए भी डीएमएचओ द एआरटी बोर्ड विल गिव अ सर्टिफिकेट कॉल्ड एज एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट और एसेंशियलिटी सर्टिफिकेट। ये पूरे सर्टिफिकेट्स के साथ मैंने जरा 5 सर्टिफिकेट जो नेसेसरी है, ये सब क्लियरेंस हो जाने के बाद वी गेट अ पेरेंटल ऑर्डर ऑल्सो, जो कोर्ट के थ्रू वी टेक थ्रू द मैजिस्ट्रेट वी गेट अ पेरेंटल ऑर्डर फॉर द कपल एंड द सरेगेट, एंड देन ये पूरे सर्टिफिकेट्स व्हेन दे आर इन प्लेस वी स्टार्ट द सरेगसी प्रोसेस। तो सरेगसी प्रोसेस के लिए भी हम आईवीएफ के थ्रू जाते हैं, जहाँ पे एटलीस्ट कपल के इफ नॉट बोथ, एक्चुअली दोनों, एक और स्पर्म हस्बैंड का और वाइफ का ही रहना है, और एटलीस्ट वन, माने एक पर्सन का हम डोनर अगर जरूरी है तो ले सकते हो, लेकिन दोनों का डोनर कभी नहीं ले सकते। एज पर द इंडियन लॉ हम वी हैव टू यूज द कपल्स गैमेट, एक तो कपल का गैमेट रहना है, और हम आईवीएफ के द्वारा उनके एक और स्पर्म को मिला के जो एम्ब्रियो बनता है वो फ्रीजिंग में रहेगा। फिर हम सरेगेट का यूट्रस को प्रिपेयर करके उसका जो एम्ब्रियो रेडी है वो उसके यूट्रस के अंदर डाल के शी कैन कंटिन्यू द प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी। तो वो बच्चा पैदा होने के बाद all the rights of the child is with the couple. That is the Indian law which has ensured that कि ये rights couple के पास है, so पैदा होते ही वो बच्चे she gives back to the couple.